नाम के एक गांव में मुरली नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। मुरली आटे की चक्की चलाकर अपना गुजारा करता था। उसकी चक्की पुराने जमाने की होने के कारण वो उससे ज्यादा आटा नहीं पीस पाता था, इसलिए उसकी आमदनी भी काफी कम होती थी। मुरली के साथ उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी सुधा ही थी। मुरली भैया, ये लो गेहूं और इसे पीस देना। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, वापस आऊंगी तो ले जाऊंगी। अरे बहन, इसे पीसने के पैसे तो देती जाओ। वो मैं आने के बाद ही दूंगी। ऐसा कहकर वो औरत चली गई। मुरली ने वो गेहूं तो पीस दिया, पर तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे मुरली ने जितना भी आटा पूरे दिन में पीसा था वो हवा के साथ उड़ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं ग्राहकों को कहां से आटा दूंगा? मुरली ने ये बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बड़ी दुखी हुई। वो भी सोचने लगी अब क्या होगा। हे भगवान, इस हवा ने तो हमारा गरीबी में आटा गीला कर दिया। अरे सुधा, आटा गीला नहीं, सीधा आटा ही उड़ा दिया। रोइए मत जी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। सुनिए जी, क्यों ना आप कुछ दूसरा काम कर लीजिए। वैसे भी इस गेहूं पीसने के धंधे में कोई कमाई नहीं है। क्यों ना आप हाथ रिक्शा चलाए, लोगों का आना जाना तो लगा रहता है, इससे आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। सुधा, बात तो तुम्हारी सही है, पर रिक्शा खरीदने के पैसे कहां से लाऊं मैं? क्यों ना आप भोगी भाई के यहाँ से रिक्शा किराए पर ले लो। रोज का किराया हम उन्हें दे दिया करेंगे। ये बहुत ठीक बात कही तुमने सुधा। मैं आज ही भोगी भाई से मिलकर बात करता हूँ। मुरली भोगी भाई के यहाँ जाता है। भोगी बड़ा ही दुष्ट किस्म का आदमी था। वो हमेशा लोगों को लूटने के चक्कर में लगा रहता था। नमस्ते भोगी भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे मुरली, तू यहाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे? पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बड़ी दुखी हुई। वो भी सोचने लगी अब क्या होगा। हे भगवान, इस हवा ने तो हमारा गरीबी में आटा गीला कर दिया। अरे सुधा, आटा गीला नहीं, सीधा आटा ही उड़ा दिया। रोइए मत जी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। सुनिए जी, क्यों ना आप कुछ दूसरा काम कर लीजिए। वैसे भी इस गेहूं पीसने के धंधे में कोई कमाई नहीं है। क्यों ना आप हाथ रिक्शा चलाए, लोगों का आना जाना तो लगा रहता है, इससे आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। सुधा, बात तो तुम्हारी सही है, पर रिक्शा खरीदने के पैसे कहां से लाऊं मैं? क्यों ना आप भोगी भाई के यहाँ से रिक्शा किराए पर ले लो। रोज का किराया हम उन्हें दे दिया करेंगे। ये बहुत ठीक बात कही तुमने सुधा। मैं आज ही भोगी भाई से मिलकर बात करता हूँ। मुरली भोगी भाई के यहाँ जाता है। भोगी बड़ा ही दुष्ट किस्म का आदमी था। वो हमेशा लोगों को लूटने के चक्कर में लगा रहता था। नमस्ते भोगी भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे मुरली, तू यहाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे? हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे? वो भोगी भाई, मुझे आपसे एक रिक्शा किराए पे लेना है। तू क्या करेगा रिक्शा लेकर? तू तो गेहूं पीसता है ना। अब नहीं भोगी भाई, अब मैंने रिक्शा चलाने की सोची है, इसलिए मैं आपसे रिक्शा किराए पे लेना चाहता हूँ। तू क्या रिक्शा चलाएगा? एक तो दुबला सा है तू, तेरे से हाथ रिक्शा खींचा भी जाएगा?
चल मान लिया तूने रिक्शा खींच भी लिया, पर तुझ जैसा भिखारी इसका किराया कहां से देगा? तू जानता है ना मैं रोज के 500 रुपए किराए के तौर पे लेता हूँ। तो 500 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है भोगी भाई, कुछ कम कीजिए ना। रिक्शा किराए पे लेना है तो ले, नहीं तो निकल यहां से। मुरली के पास कोई और चारा भी तो नहीं था। उसने भोगी की बात मान ली और रिक्शा किराए पे ले लिया। मुरली अगले दिन से रिक्शा चलाने लगा, पर यहां भी सवारी मिलना आसान नहीं होता था, क्योंकि और भी बहुत रिक्शा वाले होते थे। फिर भी जैसे तैसे करके मुरली ने पहला दिन निकाल लिया। शाम को घर पे आ गई जी। कैसा रहा रिक्शा चलाने का पहला दिन? मत पूछो सुधा, बहुत ही खराब दिन था। जैसे तैसे करके 600 रुपए कमाए थे, उसमें से 500 रुपए उस दुष्ट भोगी को देना पड़ा। अब सिर्फ ये 100 रुपए ही बचे हैं। इन्हीं 100 रुपए से आज का गुजारा करना होगा। निराश मत होइए, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। देखिएगा, कल से आप और भी अच्छी कमाई करेंगे। अगले दिन सुबह फिर से मुरली रिक्शा चलाने जाता है और शाम को थक हार के घर वापस आता है। आज जरूर अच्छी कमाई हुई होगी आपकी। नहीं सुधा, आज तो सिर्फ 500 रुपए ही कमा पाया, वो भी उस भोगी को किराए में देने पड़े। अब कल के बचे हुए पैसे से ही आज का खर्चा चलाना होगा। और ये लो, एक शीशे का जार। कोई यात्री भूल गया था रिक्शे पे, इसे छुपा कर लाया हूँ भोगी से, नहीं तो वो ये भी ले लेता। सुधा ने वो शीशे का जार लेकर रख दिया। अगले दिन मुरली की कमाई और भी कम हुई। वो बहुत ही निराश हो गया कि आज घर का खर्च कैसे चलेगा। उस रात सुधा और मुरली दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ा। अगले दिन मुरली भूखे पेट ही रिक्शा चलाने निकल पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे एक सवारी मिली, मगर भूख की वजह से उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था और वो रिक्शा चला ही नहीं पा रहा था कि अचानक उसका रिक्शा एक पत्थर से टकरा गया और उसके रिक्शा का एक पहिया टेढ़ा हो गया और सवारी भी गिर गई। अबे अंधा है क्या? देख के नहीं चला सकता क्या? माफ करना, कल रात से भूखा हूं, इसी वजह से मेरा ध्यान नहीं गया उस पत्थर पे। अब भूखा है तो क्या हुआ? इसका मतलब तू गिराकर मेरी जान लेगा क्या? सवारी ने उसे काफी खरी खोटी सुनाई और बिना किराया दिए ही चली गई। मुरली बहुत ही निराश हो गया। टूटी हुई रिक्शा लेकर वो भोगी भाई के पास पहुंचा। भोगी अपनी रिक्शा टूटी हुई देखकर बहुत ही गुस्सा हुआ। अरे ये क्या मुरली, तूने मेरी रिक्शा कैसे तोड़ी? एक तो तूने मेरा एक दिन का किराया नहीं दिया और ऊपर से मेरे रिक्शे का टायर भी तोड़ दिया। अब इसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप। माफ कर दीजिए भोगी भाई, वो गलती से मैं एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और उसकी वजह से ये सब हुआ। मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। चल ठीक है, पर 10 दिन के भीतर मुझे मेरे 3000 रुपए चाहिए। भोगी से इतनी बेइज्जती कराने के बाद मुरली सोचने लगा कि अब वो पैसे कहां से लाएगा। तभी उसे गांव के साहूकार रमेश की याद आई। उसने सोचा कि वो रमेश से पैसा मांगेगा। क्या बे भिखारी मुरली, तू यहाँ क्यों आया है? वो रमेश भाई, मुझे 3000 रुपए चाहिए। तू क्या करेगा 3000 रुपए का? मुरली ने रमेश को सारी बात बताई। उसकी बातें सुनने के बाद रमेश बोला,
ठीक है, तू अब जा, मैं शाम को पैसे लेकर तेरे घर आता हूँ। रमेश भाई, पैसे ले आए? हाँ, ये ले मुरली, पैसे ले। ये कहकर रमेश ने मुरली के हाथ में 100 रुपए थमा दिए, जिसे देख मुरली गुस्से में बोला, ये क्या रमेश भाई, बात 3000 की हुई थी और तुमने तो सिर्फ 100 रुपए दिए हैं। ठीक ही तो दिए हैं, जितनी तेरी औकात है उतने ही दिए हैं ना, भिखारी कहीं के। जा, अब इन पैसों का आचार डाल दे। ऐसा कह के साहूकार वहां से चला गया। लेकिन साहूकार की बातें सुनकर मुरली और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हुए। पर रमेश की बातें सुन मुरली को एक ख्याल आया और उसने सुधा को कहा, सुधा, तुम्हें तो बहुत ही अच्छा अचार बनाना आता है और ऊपर से तुम दिन भर खाली ही बैठी रहती हो, तो क्यों ना उस शीशे के जार में तुम अचार बना दिया करो। इससे हमारे जार खरीदने के पैसे भी बच जाएंगे और वो बेकार पड़ा जार हमारे काम भी आ जाएगा। सुधा कुछ हिचकिचाने के बाद मान गई। मुरली उस 100 रुपए से आचार बनाने का सामान ले आया और सुधा ने उस जार में आचार बनने के लिए डाल दिया। अगली सुबह जब सुधा ने वो जार देखा तो वो हैरान हो गई। ये देखिए जी, अचार तो एक रात में ही तैयार हो गया, जबकि अचार तैयार होने में 1 महीना लगता है। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। लाओ, मैं आज इन्हें बाजार में बेच आता हूँ। मुरली आचार बाजार में बेच आया, उससे उसकी काफी अच्छी कमाई हो गई। इस तरह सुधा रोज आचार बनाती और मुरली उसे अगली सुबह बाजार में बेच आता। देखते ही देखते मुरली ने अपने सारे कर्ज चुका दिए। भोगी भाई के 3000 और रमेश के 100 रुपए भी लौटा दिए और उसने उस औरत का आटा भी दे दिया। फिर एक दिन सुधा जब अचार बना रही थी, तभी उसके हाथ से वो जार गिरकर टूट गया और उसमें से एक जिन बाहर निकला, जिसे देख सुधा और मुरली दोनों हैरान हो गए। डरो नहीं, मैं ही हूं जिसके कारण तुम्हारा अचार एक दिन में तैयार हो जाता था। मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने इस जार में कैद करके रखा था, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ इस घर में आया तो मुझे तुम्हारी परिस्थिति पे दया आ गई, इसलिए महीनों में तैयार होने वाला अचार एक दिन में तैयार कर देता था। खैर, अब तुम्हें इस जार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अब माली हालत ठीक हो चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही हमारा आज सब कुछ ठीक है। शुक्रिया तो मुझे भी आपका करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं जार से आजाद हो पाया हूँ। मैं जाते जाते तुम्हें एक आशीर्वाद देता जा रहा हूँ, जिससे तुम्हारा ये आचार का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा कहकर वो जिन गायब हो गया और सुधा और मुरली का अच्छा खासा बिजनेस देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया और उन्होंने और भी लोगों को अपने बिजनेस में काम पे रख लिया और दोनों फिर से हंसी खुशी रहने लगे। वहाँ भाग्य लक्ष्मी एक छोटे से घर में रहा करती थी। भाग्य लक्ष्मी पेड़ पौधों और प्रकृति से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार कि उन्होंने शादी भी नहीं की।